जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि पिछले भाव में हमने जाना कि लग्न कैसे निर्धारित होता है और काल पुरुष कुंडली की अपनी क्या महत्व है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि राशि चक्र क्या होता है, काल पुरुष कुंडली क्या होता है, और काल पुरुष कुंडली हमेशा फिक्स होती है। जैसे राशियां फिक्स हैं, जैसे कि 7वीं राशि तुला है, वो हमेशा फिक्स है कि 7 नंबर कहीं भी आपको दिखता है तो वहां पे तुला राशि है। कहीं पे भी आपको 10 नंबर दिखता है वहां पे मकर राशि है। तो जैसे राशियां फिक्स हैं अपने नंबर के हिसाब से, उसी हिसाब से भाव काल पुरुष कुंडली में कुंडली के जो भाव होते हैं वो हमेशा फिक्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काल पुरुष कुंडली लिखा हुआ है, तो इसमें जो भाव है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे आप कोई भी नंबर आ जाए, मान लो यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, लेकिन ये हमेशा 10वां भाव ही माना जाएगा काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। तो हम इसको कैसे समझेंगे? अगर 8 नंबर यहाँ पे लिखा है तो हम ऐसा कहेंगे कि 10वें भाव में वृश्चिक राशि है, 10वें भाव के स्वामी मंगल देवता है, हम इसे ऐसे समझेंगे, पर यह हमेशा 10वां भाव ही कहलाएगा। तो जो भी भाव यहाँ पे दिए हैं एज इट इज वो हम उसको हमेशा फॉलो करेंगे। तो काल पुरुष में जो भाव हैं वो फिक्स्ड है। कोई भी कुंडली आए आपके सामने, भाव हमेशा वही लीजिएगा जो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से निमित्त है, ये ऑलरेडी दिया गया है। यानी कि यहाँ पे 7वां है, यहाँ पे पहला है, जिस तरह से है उस तरह से फॉलो करना है हम। आज हम समझेंगे 12 भाव, काल पुरुष कुंडली के ये जो 12 भाव हैं, यहाँ से लेके 12 भाव के बारे में समझेंगे कि वो किन चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं, किन चीज़ों को दिखाते हैं। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि भाव की महत्वता बहुत ज़्यादा है ज्योतिष में। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है भाव को जाता है कि ग्रह कौन से भाव में बैठा है या किस भाव का स्वामी है, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है चार्ट में। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पहले समझिएगा और इसे याद रखना है आपको, जो मैं आज समझाने जा रहा हूँ। पहले तो समझ लेना है, उसके बाद इसे याद भी रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे वैसे तो मैंने हर एक भाव में वो किन चीज़ों को दिखाते हैं मैंने लिख दिया है, आप देखेंगे तो, बट स्टिल मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें जो मैं नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि जगह कम है, तो मैं बोलता जाऊंगा, इसे आपको नोट डाउन भी करते जाना है। सबसे स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। पहला भाव होता है आपका लग्न। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट हाउस हमारा राइजिंग साइन होता है, हमारा लग्न होता है, एसेंडेंट होता है। तो पहले भाव जो होता है हमारे पूरे शरीर का, हमारे पर्सनैलिटी जो है पहले भाव से हम देखते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा ओवरऑल बॉडी इसमें आता है, और मेजर एरिया जो आता है इसमें वो हमारा हेड का पोर्शन आता है, यानी आँखों के ऊपर का जो हिस्सा है वो ये मेजरली फर्स्ट हाउस से दिखाता है। बाकी पूरी शरीर की बात करें, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो फर्स्ट हाउस से देखी जाती है, याद रखिए, ठीक है। तो सेल्फ और पर्सनालिटी ये जो है हमेशा, और हमारा स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस से संबंध रखता है। उसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, दूसरा भाव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फैमिली, मनी, फेस, ईटिंग हैबिट, यानी कि आपका जो फेशियल फीचर है वो दूसरे भाव से संबंध रखता है। आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपका फैमिली जो है दूसरे भाव से देखा जाता है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, यानी आपके पास जो सेविंग मनी है, जो पैसा आपके पास है, आपका खुद का पैसा, फाइनेंशियल सिचुएशन कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से देखी जाती है। ईटिंग हैबिट, आपकी खान पान की कैसी हैबिट्स हैं, वो भी दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरा भाव दोस्तों आंखों से शुरू होके जस्ट जहां पे हमारा गला स्टार्ट होता है, जहां पे हम कहते हैं ना हमारी जीवा, जहां तक हमारी जीवा है वहां तक दूसरा भाव माना जाता है। इसमें हमारी आंखें भी आती हैं दोस्तों मेजरली, उसका ध्यान दीजिएगा। तीसरा भाव आपकी रिस्क लेने की क्षमता को, आपके साहस को दर्शाता है। तीसरा भाव आपके स्किल्स, आपके अंदर कोई स्किल है, कोई क्रिएटिविटी है, उसको दर्शाता है। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं को, रोजमर्रा के एफर्ट्स को दर्शाता है। तीसरा भाव मास कम्युनिकेशन, मेजर लेवल पे जब आप बोलते हैं ना सैकड़ों लोगों के सामने कुछ कहते हो, या बोलते हैं ना एज ए आप एक टीम को लेके चलते हो, मास कम्युनिकेशन करते हो, जब
इसे भी तीसरा भाव दिखाता है। तीसरा भाव आपके शोल्डर्स हैं, आपकी भुजा जो है, थर्ड हाउस तीसरा भाव उसके लिए जिम्मेदार होता है। तीसरा भाव आपके डिजायर्स का भी होता है दोस्तों, आपके हैंड स्किल, आपके बोलते हैं हाथों में कोई कला है उसका भी होता है। तीसरा भाव कोई किताब लिखना, कोई पोइट्री लिखना, कोई शायरी लिखना, इसका भी होता है। तीसरा भाव कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव थिंकिंग को भी दर्शाता है, आपकी क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है तीसरा भाव, इसको याद रखिएगा। तीसरा भाव सिबलिंग्स का है, भाइयों बहनों का है, तो जितने भी सिबलिंग्स है वो तीसरे भाव से देखे। तीसरा भाव पड़ोसियों का है। तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन, लाइफ में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर जो आप करते हो उसके लिए थर्ड हाउस रिस्पॉन्सिबल है। फोर्थ हाउस, चौथा भाव दोस्तों आपका मेंटल हेल्थ दर्शाता है, आपकी इमोशनल डीलिंग्स कैसी हैं जीवन में उसको दर्शाता है। आप इंट्रोवर्ड हैं या एक्सट्रोवर्ड हैं, चौथा भाव उसको दर्शाता है। आप पब्लिक के साथ कैसे पेश आते हो उसको दर्शाता है। पब्लिक डीलिंग्स को दर्शाता है, प्रॉपर्टी को दर्शाता है, मदर माता को दर्शाता है, इमोशनल हेल्थ को दर्शाता है, आपकी कंफर्ट जोन, आपका आंतरिक सुख, सेल्फ पीस, हैप्पीनेस, घर के अंदर का माहौल, होम पीस, फोर्थ हाउस उसको दर्शाता है। आपके व्हीकल्स, आपके वाहन, चौथा भाव संबोधित करता है इन सब चीज़ों को। तो मेजरली इमोशन, मदर, प्रॉपर्टी, कंफर्ट जोन, पब्लिक डीलिंग्स, इन सब चीज़ों को हमेशा हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। फोर्थ हाउस दोस्तों, इसमें जो बॉडी पार्ट आता है वो हमारा लंग्स आता है, फेफड़े जो हैं वो फोर्थ हाउस में आते हैं, और फीमेल में ब्रेस्ट को भी लिया जाता है। फिफ्थ हाउस, यहां पे हमारा स्टमक, जो जहां पे जठर अग्नि होती है, यहां पे जहां पे डाइजेशन स्टार्ट होता है, कहने का मतलब जो लीवर से संबंध रखता है, जो हिस्सा जहां पे डाइजेशन होता है, वो हिस्सा जो है फिफ्थ हाउस के अंडर आता है। फिफ्थ हाउस के अंदर हार्ट भी आता है, आपके जो दिल है, आपका जो हार्ट बीट है, जो हार्ट है, एक्चुअल हार्ट है, वो भी फिफ्थ हाउस में आता है। फिफ्थ हाउस में चिल्ड्रेन आते हैं। फिफ्थ हाउस में आपका एजुकेशन आता है, खास करके हायर एजुकेशन को छोड़ दें, यानी कि पीएचडी, डॉक्टरेट डिग्री को छोड़ दें, तो उसके पहले के जो भी एजुकेशन, बैचलर्स डिग्री में जो भी आप करते हो, फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। उसके बाद लव अफेयर्स, जीवन में प्रेम संबंधों को पंचम भाव फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। चिल्ड्रेन, जैसे बच्चों को, मैंने कहा बच्चों को देखा जाता है, प्रेगनेंसी को देखा जाता है फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस से दोस्तों शेयर मार्केट, ऐसी चीजें जो लॉटरी और पिछले जन्मों के पुण्य कर्म, इनको भी पंचम भाव से देखा जाता है। पांचवा भाव दोस्तों एंटरटेनमेंट का भी है, याद रखिएगा, फन, एंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस, इसका भी है। छठवां भाव दोस्तों रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, यानी कि डेब्ट, डिजीज और एनिमीज को दर्शाता है। लिटिगेशंस, कोर्ट केसेस को दर्शाता है। सर्वेंट, नौकर को दर्शाता है। आपकी जॉब को दर्शाता है। और आप किसी काम में अपने आप को अगर एग्जॉस्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, यानी कि आप कहते हैं ना कि 2 घंटे का चीज़ आप 4 घंटे में कर रहे हो, या फिर जो 1 महीने में हो जाना चाहिए था वो काम आपका 6 महीने से लटका हुआ है, एग्जॉस्ट कर रहा है आपको। सिर्फ ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आपकी एनर्जी को ज़रूरत से ज़्यादा एग्जॉस्ट किया जा रहा है, जहाँ पे स्ट्रगल है कहीं ना कहीं, वो छठवें भाव से देखा जाएगा। छठवां भाव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। छठवां भाव को त्रिक भाव भी कहा जाता है और उपाच्य भाव भी कहा जाता है। तीसरा भाव उपाच्य भाव, छठवां भाव उपाच्य भाव, तीसरे छठवें को उपाच्य भाव, 11वें भाव को उपाच्य भाव कहा जाता है, 10वें को भी उपाच्य भाव कहा जाता है। उपाच्य का मतलब होता है दोस्तों वो भाव जो जीवन के साथ बेहतर होते जाते हैं, अच्छे होते जाते हैं, इसे कहा जाता है। तो सिक्स्थ हाउस वैसे तो त्रिक भाव है। त्रिक भाव यानी कि जो भाव कष्ट, आपके जीवन के कुछ कष्टों से जुड़ा हुआ है, यानी छठवें भाव में जैसे रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, ये सब जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं इंसान के कष्टों के कारण है। तो इसको सिक्स्थ हाउस से दर्शाता है, इसे याद रखिएगा। सातवां भाव दोस्तों मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, सोसाइटी के साथ जो आपका नेम फेम बना के चल रहे हो, कहते हैं ना सामाजिक व्यवस्था जो है, आपकी सामाजिक नाम जो है,
उसको दर्शाता है। सोशल गैदरिंग्स को दर्शाता है, जो भी आप सोशल गैदरिंग्स कोई इवेंट करते हो उसको दर्शाता है। तो सातवां भाव बिजनेस का भी होता है और डेली वेजेस के लिए, बिकॉज ये 10th से 10th है, उसके लिए भी इसे डेली वेजेस का भाव भी माना जाता है। तो सातवां भाव मेजरली मैरिड लाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप, सोसाइटी, नेम फेम और सोशल गैदरिंग इवेंट्स के लिए देखना चाहिए हमें हमेशा। इसमें जो बॉडी पार्ट्स आते हैं दोस्तों, वो आते हैं आपके जो भी आपके जेनिटल्स हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स है, और जो स्त्री की गर्भाशय है वो भी 7th हाउस में आती है। अच्छा, 6th हाउस में दोस्तों में इंटेस्टाइन आता है, इसे याद रखिएगा। इंटेस्टाइन और आपके कमर का जो हिस्सा है वो 6th हाउस में आता है। अब बढ़ते हैं 8th हाउस की तरफ। 8th हाउस दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, डेथ को दर्शाता है, सडन होने वाले इवेंट्स जैसे कि एक्सीडेंट्स, सर्जरी, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। जो चीज़ें छुपी हुई हैं उनको दर्शाता है, रिसर्च को दर्शाता है, सेक्सुअलिटी, ऑकल्ट साइंस को दर्शाता है, और इन लॉ फैमिलीज, आपका इन लॉज जो हैं उनको भी 8th हाउस दर्शाता है। दहेज, वो पैसा जो आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है उस पैसे को दर्शाता है, यानी कि यहाँ से भी लॉटरी का पैसा देख सकते हैं, शेयर मार्केट का पैसा हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो 8th हाउस जो है इन सब चीज़ों को जीवन में दर्शाता है। 8th हाउस मेजरली दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। याद रखिए, बड़ा बदलाव, जो बहुत बड़ा बदलाव है, आपको बोलते हैं ना कि एक झटका सा दे जाता है, मेजर चेंजेस जो हैं उसको 8th हाउस दर्शाता है। इसे समझ के लिए 8th हाउस में जो ऑर्गन्स आते हैं दोस्तों, इसमें आपके हिडन ऑर्गन्स आते हैं, खास करके बैक ऑर्गन्स आते हैं, एनल्स आते हैं। तो ये जो पीछे के ऑर्गन्स, यानी कि इन सिंपल है, जो आपको अगर सूर्य की रोशनी में भी खड़ा कर दिया जाए 12 बजे की रोशनी में, तो भी सनलाइट वहाँ पे नहीं पहुँच सकती। वो हिस्सा बॉडी का, वो पार्ट जो है 8th हाउस से देखा जाता है। उसके बाद दोस्तों 9th हाउस की तरफ बढ़ते हैं। 9th हाउस कल्चर, ट्रेडिशन, आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन जो पिता से मिले, जो कि क्योंकि आप अपने पिता के ही ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करोगे। अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप गुजराती कल्चर को तो फॉलो नहीं करोगे। पिताजी गुजराती हैं तो गुजराती होगे, पिताजी क्रिश्चियन है तो आपको क्रिश्चियन कल्चर में आप क्रिश्चियन कल्चर की तरफ जाओगे। तो पिता, मेंटर, गुरु, ट्रेडिशन, कल्चर, धर्म, इन सब चीज़ों को जो है 9th हाउस दर्शाता है। 9th हाउस दोस्तों हायर एजुकेशन को दर्शाता है, पीएचडी, डॉक्टरेट, फॉरेन एजुकेशन, इन सब चीज़ों को 9th हाउस दर्शाता है। लॉन्ग ट्रेवल, जैसे 3rd हाउस शॉर्ट ट्रेवल है, वैसे ही 9th हाउस उसके अपोजिट है, लॉन्ग ट्रेवल्स, तीर्थ यात्रा, फॉरेन की यात्रा, इन सब चीज़ों को, लॉन्ग ट्रेवल को दर्शाता है 9th हाउस। 9th हाउस हमारे जीवन में इस जन्म के पुण्य कर्मों का तिजोरी है, इसे कहा जाता है। जो भी पुण्य आप करते हो आपके 9वें भाव में जाके स्टोर होता है। अब बढ़ते हैं 10th हाउस की तरफ। 10वां भाव दोस्तों फादर फिगर, जो भी हैं आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, पिता को भी देखा जाता है 10वें भाव से, बिकॉज माता के अपोजिट पिता, उनको भी देखा जाता है। प्रोफेशन, करियर और स्टेटस आपका क्या होगा, ये 10वें भाव से देखा जाता है। प्रोफेशन, करियर, स्टेटस, ये 10वें भाव से, 10वें भाव से देखा जाता है। 11वां भाव, 11वां भाव आपके जीवन में जितने भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी गेन्स हैं, जो भी लाभ है, जो भी बेनिफिट्स हैं, चाहे वो पैसे के हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के हो, चाहे वो मैरिज से बेनिफिट हो, चाहे वो माता से हो, चाहे वो पिता से हो, किसी भी प्रकार का बेनिफिट, चाहे वो डावरी से हो, चाहे वो इन लॉज से हो, किसी भी प्रकार के बेनिफिट को हमेशा हम 11th हाउस से जोड़ के जरूर देखेंगे। 11th हाउस लाभ का है, हर प्रकार का लाभ 11वें भाव से देखा जाता है। 11वां भाव भी उपाच्य भाव है दोस्तों। 11वें भाव में जो एरिया आता है, हमारे बॉडी का पार्ट्स आता है दोस्तों, वो है घुटनों के नीचे का। घुटना जो है दोस्तों यहाँ पे आता है 10th हाउस में। थाइस जो है आपका, यानी कि जांग जो है वो 9th हाउस में आती है। घुटना 10th हाउस में आता है, और उसके नीचे का जो पार्ट, यानी घुटने के नीचे और एंकल के ऊपर बीच का जो पैरों का हिस्सा है, वो 11वें भाव से देखा जाएगा, याद रखिएगा। 11th हाउस में वो भाव आते हैं। 12वां भाव, 12वां भाव दोस्तों आपका, आपके सोसाइटी, आपके दुनिया से कट जाने का है।
जब आप अपनी सोसाइटी से कट जाते हो, अपने आप को बहुत अकेला पाते हो, ऐसी स्थिति का है, लॉसेस का है। कहने का मतलब है आप फॉरेन लैंड में जाते हो, ये भाव फॉरेन लैंड के लिए जिम्मेदार होता है, फॉरेन हाउस बोला जाता है। तो फॉरेन लैंड में जब आप जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पे कोई जान पहचान का नहीं होता, आपके सोसाइटी के लोग नहीं होते, आपके खास लोग वहाँ पे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं एक अकेलापन, ऐसा जगह जहाँ पे आप अपने समाज से, अपने लोगों से कट जाते हो, डिटैच हो जाते हो। तो 12th हाउस जेल का भी है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी, क्योंकि जेल, हॉस्पिटलाइजेशन ये भी वो जगह है, मेंटल हॉस्पिटल ये भी वो जगह है जहाँ पे आप अपनी सोसाइटी से, अपने लोगों से कट जाते हो, उनसे दूर रहने लगते हो। इन सब स्थिति को जो है 12th हाउस दिखाता है। 12th हाउस बेड प्लेजर को भी दर्शाता है दोस्तों। यहां पे एक ही चीज है, बेड प्लेजर, जो भी बेड प्लेजर है जीवन में, उसको भी 12वां भाव दर्शाता है। 12वां भाव प्लेजर का भी है कहीं ना कहीं, इसको याद रखिएगा। तो सेक्सुअल हाउसेस भी मैं आपको समझा देता हूं, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस कहीं ना कहीं सेक्सुअल चीजों से संबंध रखते हैं। तो ये दोस्तों 12 भाव का मैंने आपको एक बताया कि वो मोटा मोटा किन किन चीज़ों को दर्शाते हैं। इसको और डिटेलिंग में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मतलब एक भाव को आप समझना चाहें तो जैसे इसमें रिश्ते कैसे निकाले, मैं आपको वो समझाता हूं। चौथा भाव है माता का, ठीक है। अब पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए। हम अपने से चौथा भाव हमारी माँ का भाव है। अपने से तीसरा भाव भाइयों का है। अपने से दूसरा भाव फैमिली का है। ये तो हमें इतना समझ में आ गया। अगर हमें ये जानना है कि माता की फैमिली देखनी है तो कैसे देखनी होगी, माता से दूसरा घर, ये हमारी माँ का हाउस है, माता से दूसरा घर उनकी फैमिली का हुआ, फैमिली हाउस ऑफ मदर। मॉम के सिबलिंग्स, भाई बहन, थर्ड हाउस, फोर्थ से थर्ड हाउस, यानी कि फोर्थ को पहला पकड़ा, दूसरा, तीसरा, तो चौथे घर से तीसरा घर कौन सा है, छठवां घर, वो किसका हो गया, मैटरनल अंकल, मामा का, मौसी का, उनका हो गया। सातवां जो है आपकी पार्टनर है और उनकी फैमिली आ जाती है, ऑब्वियसली इन-लॉज हो जाते हैं इसलिए आपके। और वाइफ के सिबलिंग्स कहां से देखे जाएंगे, 9th हाउस से। उसी प्रकार से आपके मैरिड लाइफ यानी कि आपके वाइफ के माता को कहां से देखेंगे आप, 10th हाउस से। आपके वाइफ के पिता को कहां से देखेंगे, 5th हाउस से, सॉरी 3rd हाउस से, ठीक है। आपकी वाइफ के एजुकेशन को कैसे देखेंगे, 11th हाउस से, क्योंकि यहां से आप काउंट करिए, जैसे आप से 5th आपका एजुकेशन है तो 7th हाउस से 5th आपके पार्टनर का एजुकेशन है, ठीक है। यहां से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 बराबर। सातवें घर से पांचवा घर 11th हाउस है, तो ये क्या हुआ, आपकी वाइफ का, आपके हस्बैंड का कहीं ना कहीं ये क्या माना जाएगा, एजुकेशन, लव अफेयर्स, जो 5th हाउस है। ऐसे इसको देख सकते हैं, रिश्तों को कैसे देखा जाता है मैं आपको वो समझा रहा हूं। आपका 12th हाउस आपके पार्टनर के लिए कौन सा घर हो सकता है, उनके डिजीज का हाउस हो सकता है, उनके लिए डिजीज का हाउस, आपके पार्टनर के डिजीज का हाउस है, रोग ऋण कर्जा शत्रु का भाव उनके लिए बना। तो ये रिश्तों को इस तरह से आप निकालते चलिए। बच्चों को कैसे देखा जाता है, 5th हाउस संतान के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी। 5th हाउस का एक्टिवेशन जरूरी है, 5th लॉर्ड का कुछ ना कुछ संबंध होना जरूरी होता है, तो 5th हाउस तो जरूरी है। लेकिन आपने पहला संतान यहां से देखा जाता है, दूसरा संतान 7th हाउस से देखा जाता है। रीजन, पहला संतान जो है आपका फर्स्ट, उससे उसका भाई पैदा होगा, उससे तीसरा 7वां भाव, तो दूसरी संतान तीसरे भाव से। उसके बाद तीसरी संतान, तीसरे से तीसरा कर लीजिए, उसका भाई 9th हाउस। तो इस तरह से आप रिश्तों को निकाल सकते हैं कि रिश्तों को कैसे हम इसमें कनेक्ट करके देख सकते हैं भावों से, ठीक है। अब कुछ सिग्निफिकेंस है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। हालांकि इसको मैं फिर से रिपीट करता चलूंगा बार बार ताकि ये चीज आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। बृहस्पति देवता सबसे ज्यादा सिग्निफिकेटर हाउसेस के सिग्निफिकेंस किसी के पास है तो वो बृहस्पति के पास है, जुपिटर के पास सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है हाउसेस के। बृहस्पति देवता दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें और 7वें के
इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर है, यानी जरूरी है, बहुत जरूरी। सिग्निफिकेटर मतलब ये उस भाव के स्वामी हो ना हो, बट आपके जीवन में इन सब चीज़ों से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इनके स्वामी वो उनके लिए जुपिटर का अच्छा होना ज़रूरी है। जुपिटर उसके लिए मालिक रख होते हैं, जुपिटर उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं, यानी कि सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 11th हाउस के लिए सिग्निफिकेटर है जुपिटर। उसके बाद वीनस की बात करूं, वीनस दोस्तों, वीनस 7वें भाव में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी वाइफ, खास करके मेल के लिए, उनकी वाइफ के लिए ये सिग्निफिकेटर होते हैं, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर होते हैं वाइफ के लिए। और ये सिग्निफिकेटर होते हैं आपके एक बॉन्डिंग केमिस्ट्री जो होता है उसके लिए। तो वीनस जो है 7th हाउस के लिए हमेशा सिग्निफिकेटर होंगे, याद रखिएगा। मंगल देवता मार्स 3rd हाउस, 6th हाउस के लिए इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर हैं, याद रखिएगा। तीसरे और छठवें भाव के लिए मंगल देवता एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर हैं, यानी कि तीसरे भाव और छठवें भाव से जुड़ी जो चीजें हैं उसमें मंगल देवता का कहीं ना कहीं योगदान है, मंगल देवता का बहुत गहरा संबंध है। सिग्निफिकेटर ये आपको याद रहना चाहिए। इसको मैं और डिटेल बताता जाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको नोट करके रखिए। शनि देवता 10th हाउस के इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर हैं, 6th हाउस, 8th हाउस के वो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर हैं। शनि देवता 6वें, 8वें और 10वें के लिए इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर हैं। 10th हाउस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर है सैटर्न, याद रखिएगा। सूर्य देवता, सूर्य देवता जो हैं 5th हाउस, 9th हाउस, दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर बन जाते हैं। मरकुरी जो है बुध देवता 10th हाउस के लिए सिग्निफिकेटर बनते हैं, सिग्निफिकेटर होते हैं। उसके बाद शुक्र हमने देख लिया, मंगल देख लिया, शनि देख लिए, बृहस्पति देख लिया हमने, बुध भी हमने देख लिया। तो सिग्निफिकेंस जो है उसका विशेष ध्यान रखना है आपको। और चंद्र देवता जो है, मून जो है 4th हाउस के लिए इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर होते हैं। चौथे भाव के लिए चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर होता है। चौथे भाव से जुड़े जो भी चीज़ें हैं उसके लिए चंद्रमा एक विशेष सिग्निफिकेटर होता है, खास करके मदर फिगर के लिए, इमोशन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। तो ये कुछ सिग्निफिकेटर भी मैंने बता दिया, और क्योंकि सिग्निफिकेटर बताने में और भी डिटेलिंग आपको देनी पड़ेगी मुझे, जो कि मैं जब प्लैनेट सिखाऊंगा उस वक्त इसको प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ इसे नोट करके रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि भाव, अब जो मैंने आपको बताया कि कौन सा भाव किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ, इसे मैंने समझा तो दिया आपको, अब इसे याद भी रखिएगा। अब इसे आपको याद करना है, अब इसको आपको कंठस्थ करना है ताकि आप भूलें नहीं। अब याद रखिएगा दोस्तों, मैंने काल पुरुष कुंडली आपको क्लियर कर दी। काल पुरुष कुंडली के भाव, ये काल पुरुष कुंडली के भाव थे, ये भाव हमेशा फिक्स होते हैं। फिर से समझा दे रहा हूँ, हो सकता है आपने अपनी कुंडली खोली तो आपको यहाँ पे 3 नंबर दिखे, यहाँ 4 नंबर दिखे, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, 10, 11, 1, 2, इस तरह से दिखे। लेकिन याद रखिएगा, पहला भाव अगर मैं पूछूंगा कि पहला भाव कौन सा है तो आप कहेंगे ये, आपको पूछूंगा 7वां कौन सा है तो आप कहेंगे ये याद रखिएगा, भाव हमेशा फिक्स होंगे। राशियां बदलती हैं भावों में, हर कुंडली में अलग अलग राशियां अपना प्लेसमेंट लेती हैं, उसी को कहा जाता है कुंडली, उसी को कहा जाता है चार्ट, एसेंडेंट, लग्न चार्ट। तो ये चीज़ मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ कि मैं आपको क्लियर करता आ रहा हूँ और आप इसको अच्छे से क्लियर समझ पाए होंगे। तो दोस्तों आगे मिलता हूँ। अब इसके आगे जो होगा दोस्तों, मैं प्लैनेट के बारे में बताता चलूँगा, और हर एक प्लैनेट से रिलेटेड यहाँ पे आपको पोस्ट भी मिलेगी, उसको आप सेव कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपके लिए सही लगे, ताकि आप उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें, यानी कि कहाँ पे एक्सॉल्टेड है, कहाँ पे कौन सा प्लैनेट डेविएटेड है, कहाँ पे उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, कौन से तरफ उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं होती, कहाँ का वो सिग्निफिकेटर है, ये सब चीज़ें मैं एक साथ आपको एक पोस्ट में देता जाऊँगा। आपको यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं, उसे पढ़ते जाइएगा। इसके आगे जो लेक्चर्स होंगे दोस्तों, हर एक प्लैनेट के लिए मैं लेक्चर लूँगा, हर एक प्लैनेट की डिटेलिंग दूंगा आपको।
तो आशा करता हूँ यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया आप उसे समझ पाए हैं, और अगर नहीं समझ पाए तो अपने डाउट्स कृपया नोट करके रखिएगा। जब भी हम लाइव सेशन करेंगे, जब भी मैं आपसे 1-to-1 करूँगा, तो आप उस चीज़ को पूछें और मैं आपको वहाँ पे उसको क्लियर आंसर दे सकूँ, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो यहाँ पे पूर्ण विराम देता हूँ इस लेक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।